जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आवी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2022 में मैट्रिक के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का, वो मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन बैंक नहीं हो, ये आलोक का क्वेश्चन बैंक है, तो ये वाला क्वेश्चन बैंक ये अलग किया हुआ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक को जल्दी से खरीद लें और एक एक अलग अलग सब्जेक्ट को कर लें, जैसे कि साइंस का अलग, मैथ का अलग, ठीक है, और हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग, इन सभी सब्जेक्टों को अलग अलग कर ले। ऐसे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और ये जो क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और आने वाले जो एग्जाम जो 2023 में होने वाला है उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल ये साबित होता है। इससे आपको ये पता चलता है कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इससे आप समय को मैनेज कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। मैं प्रश्न को नहीं लिखूंगा, मैं प्रश्न का आंसर लिखूंगा और प्रश्न आप लोग ध्यान से अपने क्वेश्चन बैंक से मिलाएंगे और इसे देखेंगे। ये 2022 फर्स्ट सेटिंग में जो एग्जाम हुआ था साइंस का, उसी का ये सेट है, ये सेट नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अच्छे से सुनिएगा आप लोग क्वेश्चन कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनता है। ऑप्शन बी है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा बनता है। तो वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा बनता है लेकिन बड़ा नहीं बनता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी है कि काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है। काल्पनिक का मतलब कि कल्पना किया हुआ, तो काल्पनिक नहीं बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी है कि काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है। अब ये काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा ये भी नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी। ये तो पहला का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं पहला का आंसर लिख दे रहा हूँ। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। क्या होता है, पहला का आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, उल्टा तथा छोटा बनता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बहुत बार क्लास में पढ़ाया गया है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आ मीटर बोलते हैं और इंग्लिश में ए मीटर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसका ऑप्शन क्या है। पहला है इसमें गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो परिपथ में धारा को बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ये ए सही नहीं होगा। ऑप्शन जो बी है वो कह रहा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को बताता है, ठीक है। वोल्टा मीटर उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है राइट आंसर, यानी डी में जो है ना, ये डी कह रहा है आ मीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आ मीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आप देख सकते हो इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वी आई, ठीक है। ऑप्शन भी स्क्वायर आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आई आर नहीं है, वी स्क्वायर बटा आर है, ठीक है। और ऑप्शन सी है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये भी आप सबका नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है आई आर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देखने से क्या होता है, आपको ये सारी बातें याद आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई आर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है।
किसी भी वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब, वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक उल्टा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है कि पहला ऑप्शन है कि कांच की पट्टी का, ये जो कांच होता है ना, ये कांच किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी का उत्तल लेंस, हाँ ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस होता है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक उल्टा बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, उत्तल लेंस। कौन लेंस हो जाएगा जी, उत्तल लेंस सही आंसर हो जाएगा चौथा का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। अच्छा, किसी बिंदु से निकलती है किरणें और निकलने के बाद से, है ना, लेंस से निकलने के बाद जहां पर मिलती है, तो कोई भी वस्तु, है ना, या कोई भी किरणें जब लेंस से या उत्तल से निकलती है और जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या होता है, उस जगह का नाम होता है फोकस। क्या नाम होता है जी, फोकस होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोकस। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी, फोकस। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका आंसर लिखना है, ए बी करके ऐसे आंसर देना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक का मतलब सामने वाला, फोटोग्राफी कैमरा क्या, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो एक ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अवतल दर्पण, तो इसमें दर्पण होता ही नहीं है, इसको ऐसे ही काट देंगे। अवतल लेंस, अवतल लेंस भी नहीं होता है, ठीक है। उत्तल लेंस ये होता है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। यानी कोई शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब कि डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो छोटे छोटे अक्षर है उसको पढ़ने के लिए आप किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे या किस लेंस का प्रयोग करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन आपका एक कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एवं एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या, एक उत्तल लेंस। तो ये आपका नहीं हो पाएगा सही आंसर। बी कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ये भी आपका सही नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, हाँ ये जो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नजदीक की वस्तु को हमको देखना है। जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो कम दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समभुता होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आप सुनिए ध्यान से, कर कि दर्पण जो दर्पण अवतल या लेंस उत्तल, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि दर्पण उत्तल लेंस अवतल। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों अवतल। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा कि जो दर्पण अवतल हो या लेंस अवतल हो, इससे क्या होता है दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, दोनों क्या हो जाएगा जी, अवतल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर यानी वोल्ट को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं, तो जूल प्रति कूलम में व्यक्त करते हैं, किसमें,
जूल प्रति कूलम्ब में वोल्ट को व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही, जूल प्रति कूलम्ब। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1 के नंबर में दिया है ऑप्शन ए विद्युत धारा, उसके बाद कर विद्युत वाहक बल, सी कर विभवांतर और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा के प्रवाह दर को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा का क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर पहला आपका दिया हुआ है वोल्ट गुणे एम्पियर, ये नहीं होता है। ऑप्शन सी समझ लो, जूल बराबर एम्पियर बट्टा वोल्ट, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन डी समझ लो, जूल बराबर कूलम्ब बट्टा वोल्ट, ये भी सही नहीं है। तो जूल का जो सही यूनिट होता है वो किससे निकलता है? वो निकलता है कूलम्ब इनटू वोल्ट से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जूल इक्वल टू कूलम्ब गुणे आपका हो जाएगा वोल्ट, कूलम्ब गुणे वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है ईथर, ईथर नहीं हो सकता, ईथर का कुछ और होता है। कार्बोक्सिलिक समूह, यह भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक समूह का OH होता है, यह भी सही नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन सी का है एल्डिहाइड समूह, तो यही आपका हो जाएगा सही। 12 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CHOS। ठीक है, CHO ऐसे कहा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला दिया है CH4 जिसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है C2H2 इथाइन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, C2H4 एथीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर ए है CH4, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ये जो मेथेन होता है ना, जो गोबर होता है, गोबर से मेथेन निकलता है। जो कोयले के खान होते हैं, कोयले के खानों से इसमें मेथेन निकलता है, और ये बहुत ही, इसका जो ज्वलन ताप होता है बहुत कम होता है। इसलिए कोयले के खानों में जब लोग जाते हैं तो उसमें एक अलग किस्म का लैंप का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेम्फ्री डेवी लैंप। इस लैंप की खोज हेम्फ्री नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेम्फ्री डेवी लैंप। और हेम्फ्री डेवी लैंप का प्रयोग जब हम कोयले खानों में करते हैं, ठीक है, तो इससे किसी तरह का खतरा नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 का रखिए जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो पहला ऑप्शन दिया है मरकरी। ठीक है, मरकरी का नहीं हो सकता है। दूसरा है आपको जिंक, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जिंक ब्लेड किसका होता है जी? जिंक का। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रखिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? जो आवर्त सारणी होता है उसके आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है परमाणु भार, ये नहीं हो सकता है। बी कह रहा है परमाणु आयतन, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सभी
जो तत्व होते हैं उनके परमाणु आयतन अलग अलग होते हैं, ये भी नहीं होगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो सभी तत्वों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कक्षों की संख्या। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कक्षों की संख्या, ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अभिक्रिया, आप क्वेश्चन बैंक अपने पास रखो, सामने देखो किस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं और समझा रहा हूं। आपको अभिक्रिया दिया हुआ CaO प्लस H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, ये मिलकर के बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। सुनिए एक बार क्वेश्चन कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O, एरो दिया हुआ है CaO इसका होल टू, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख लो, पहला वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, बड़ा सा कोई पदार्थ टूटता है, छोटे छोटे पदार्थों में बदल जाता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया नहीं होगा। दूसरा है युगशील अभिक्रिया, ये भी नहीं हो सकता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं एक दूसरे का स्थान बदल करके, है ना, उसका स्थान ग्रहण करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में जुट रहे हैं और जुट करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह संयोजन अभिक्रिया। 16 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 16 का भी सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। कौन हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। आप इसको अच्छे से नोट करना, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, यहां से हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करके जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। भस्म का मतलब कि जो क्षार होता है वो, ठीक है। तो पहला दिया हुआ अम्ल, ये सही नहीं हो सकता है। दूसरा ही ऑप्शन पर दिया हुआ क्षार, ठीक है। तो 17 का कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा क्षार। ऑप्शन नंबर आपका ही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए ना, जो क्षार, ठीक है, जल में घुलनशील जो भस्म होता है वो क्या मिल करके क्षारक बनाता है। जो क्षारक होता है ना, स्वाद में कड़वा होता है। जैसे राख, देखो राख को आप टेस्ट करोगे तो कड़वा लगेगा, ठीक है। साबुन का जो गाज होता है उसको टेस्ट करो तो कड़वा लगता है। ये क्या होता है, क्षार होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में CaCO3, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है CaHCO3 यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं हो सकता है। NaHCO3 ऑप्शन नंबर डी, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सही नहीं हो सकता है। तो सही क्या होगा, कौन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है Na2, है ना, CO3 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, यानी सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडा इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी में पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक, ठीक है। तो विजातीय यौगिक समझते हैं ना, जो यहाँ पे हम इसका आंसर भी नहीं लिखेंगे, पहले आपको समझा देते हैं। पहला दिया हुआ चूना पत्थर, ये चूना पत्थर विजातीय यौगिक नहीं होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, जब टूटता है हाथ हो तो हड्डियों को जोड़ने में इसका मदद किया जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। संगमरमर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संगमरमर, संगमरमर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बहुत बार मैंने आपको बताया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका हो जाएगा NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, NaHCO3 कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है।
संक्षारक अम्ल। संक्षारक अम्ल का मतलब कि जो पदार्थों को संक्षारित करता है उसको हम लोग संक्षारक अम्ल कहते हैं। तो पहला मेथनोइक अम्ल, ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर सी देखो एथेनोइक अम्ल, ये भी नहीं हो सकता है। और डी तो करे इनमें से कोई नहीं, तो कौन ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यही आपका हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, देखो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एक तरह का क्षार होता है। क्या होता है? एक तरह का क्षारक होता है, ठीक है। तो ये इसका पीएच मान होता है, ये पीएच मान क्या होगा? 7 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। क्या होगा? 7 से ज्यादा। देखो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो। ऑप्शन ए दिया है 4, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चूंकि क्षारक होता है तो 4 होगा नहीं, क्योंकि 4 तो अम्लीय का होता है। ऑप्शन बी कह रहा है 3, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है 7। जब किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान 7 होता है समझो कि वह उदासीन होता है, ठीक है। तो क्षार न तो क्षार होगा और न ही अम्ल होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, जो 7 से ज्यादा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 10.5, ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, यानी 23 कर रहा है कि सल्फर के संयोजित सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो सल्फर होते हैं ना, सल्फर संयोजी सेल होता है, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी सेल, यानी संयोजी कक्षा बोलते हैं। तो सल्फर के जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23 का जो होगा ना, आंसर हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 6 भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे, निम्न तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है, किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो पहला है क्लोरीन, ये नहीं हो सकती, इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा नहीं होती है। दूसरा फ्लोरीन है, ये बहुत ही ज्यादा ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद से आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका आयनन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है। आयनन एंथैल्पी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, यानी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है ना। तो जो वाट होता है ना, जूल प्रति सेकेंड, क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, जेएस, जूल प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। देखिए विद्युत हीटर प्रेस है ना, ये जो भी तार इसमें लगाए जाते हैं वो जो तार होते हैं नाइक्रोम के तार होते हैं। किसके तार होते हैं? नाइक्रोम के तार होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नाइक्रोम के तार, ठीक है। नाइक्रोम के तार के बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहे थे? जो देखो क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के वजह से, देखिए प्रतिरोध का मतलब होता क्या है? प्रतिरोध जो होता है ना, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। अब जैसे मान लो कि ये प्रतिरोध है और ये धारा है, अब हम इधर से ले जाएंगे, धारा को इधर जाएगा लेकिन प्रतिरोध जाने नहीं देगा, तो क्या होगा? आपस में घर्षण होगा, और घर्षण होने की वजह से यह चीज गर्म हो जाएगी, ठीक है, और ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो प्रतिरोध की वजह से धारा प्रवाह में ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है ना।
एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है जी? पहला ऑप्शन समझो, विद्युत वाहक बल से अधिक। विद्युत वाहक बल से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी कर विद्युत वाहक बल से कम, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम। विद्युत वाहक बल से कम, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समझते हैं आप लोग? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब जिसका एक बार उपयोग करें और उपयोग करने के बाद उससे पुनः उपयोग नहीं कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे आप देख सकते हो पेट्रोलियम में, जैसे डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया। अगर हम डीजल का एक बार उपयोग करते हैं तो क्या उसी डीजल को पुनः उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये समाप्य संसाधन होते हैं, यानी समाप्त होने वाले होते हैं। अब अपने दिमाग में इतना रखो कि जो चीज समाप्त हो जाएगी, जो संसाधन समाप्त हो जाएगी आने वाले कुछ वर्षों में, वो अनवीकरणीय होता है। तो इसमें ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में कह रहा है पहला कोयला, है ना? तो कोयला क्या हो जाएगा? यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला, ये आपका सही हो जाएगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये वाली चीज, बस मैं आपको ज्यादा और 40 क्वेश्चन तक बता देता हूँ, उसके बाद से 40 क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो तरंग दैर्घ्य होते हैं उसको किसमें व्यक्त किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। देखिए कोई भी चालक तार होता है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होता है किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं जिसकी वजह से धारा का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होते तो धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 कूलम आवेश ले जाने में कितना ऊर्जा का कार्य किया जाता है? तो एक तो आसान है, ठीक है। जब हमको ऊर्जा निकालना होता है तो हम लोग विभवांतर में कूलम से आवेश से गुणा कर देते हैं, तो 12 गुणा 24, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा? 24 जूल। ऊर्जा कैसा है, मतलब क्या होता है? जूल होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यहाँ पर कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? कुछ याद आ रहा है? जब मैंने आपको मेंडल के प्रयोग पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि मेंडल जो था ना, मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना था, क्योंकि मटर के पौधे में वो सारी गुणें पाई जाती हैं जो मेंडल को चाहिए था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मटर का पौधा। मटर का पौधा, मटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 34 का बी आंसर सही होगा, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कह रहे मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। जो मानव होता है ना, मानव, उसमें नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथियों से मिलकर बना होता है नर जनन ग्रंथि, लेकिन जो सबसे मुख्य होता है वो होता है वृषण, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। अब देखिए जो हाइड्रोसील होता है ना, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हाइड्रोसील में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु। जो अंडा होता है ना, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ये जो विरेचन होते हैं उसको शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है? तो विरेचन में जब विरेचन में शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसके लिए हमारे शरीर से 2-3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है।
ठीक है। हमारे शरीर का टेम्परेचर आपको पता है, जो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो वृषण के अंदर शुक्राणु को बनने के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इसीलिए वृषण को शरीर से अंदर, शरीर के अंदर, शरीर से बाहर रखा जाता है, ठीक है, सॉरी, शरीर के बाहर रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वृषण। वृषण क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ध्यान से सुने हो ना, कि वृषण को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है? तो शुक्राणु के निर्माण के लिए, है ना, क्योंकि हमारे शरीर में जो शुक्राणु के निर्माण होता है वृषण में होता है, और हमारे शरीर से 2-3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु के निर्माण में, इसलिए वृषण को शरीर से बाहर रखा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आ रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है समन्वय। सबसे आसान समन्वय। समन्वय की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के जो भी अंग होते हैं उनमें आपसी तालमेल बना होता है, और तालमेल की वजह से हमारा जीवन संचालित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी चीज को आंखों से देखते हैं, ठीक है, तो आंखों से देखते हैं तो मन करता है कि अगर खाने वाला चीज है तो देख करके मुंह में पानी आ जाता है, खाने को मन करता है, या अगर कोई चीज लेने वाला है तो आप अपने हाथों को फैलाते हैं उस वस्तु की तरफ, यानी आंखों में और हाथों में तालमेल बना होता है, ये समन्वय होता है, और समन्वय की वजह से हमारा जीवन संचालित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है समन्वय। क्या होता है? समन्वय। ऐसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका आयु की गति विरुद्ध संघ, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समन्वय। क्या हो जाएगा जी? समन्वय, समन्वय। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण दुनिया का बस एक ही जीव है जिसमें स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण का मतलब कि जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, अपना भोजन स्वतः तैयार कर लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। तो वो होता है पौधों में। किसमें होता है? पौधों में होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पौधों में, पौधों में। अब क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑप्शन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है गाल्जी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट में, और ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य में। मैंने आपको पहले ही सही आंसर नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको अगर आपको ऑप्शन बता देता हूं तो आपके दिमाग में आएगा, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत खटकेगा, नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो कोशिका द्रव्य होना चाहिए। यानी आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बी, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य सही आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन। इसमें और भी पूछता है कि जैसे वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन। और वृक्क की नेफ्रॉन, और हमारे शरीर की कोशिका, हमारे शरीर की कोशिका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ठीक है, तो एमाइलेज नहीं करता है, ट्रिप्सिन नहीं करता है, पेप्सिन नहीं करता, लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा को नष्ट करने में मदद करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑब्जेक्टिव। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अगर आपको जो नहीं समझ में आई हो आप उसको नीचे कमेंट करें, और आप अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप इस वीडियो को जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों को पास पहुंचाएंगे तो उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी, उनकी कुछ मदद हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाइए, और ये मत समझिए कि हम लोग ये यूं ही पढ़ रहे हैं।
ऐसे ही हूबहू एग्जाम में आपके आने वाला है। और पीछे का जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक से अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बैंक कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको आने वाला जो मॉडल सेट है, बिहार का जो मॉडल सेट होता है, मॉडल सेट को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लें। अगर आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग डर जाते हैं कि मैट्रिक एग्जाम देना है, मैट्रिक एग्जाम देना, कुछ नहीं है। और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके अंदर से डर अपने आप हट जाएगा। अंदर अपने आप को एकदम पूरा दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो कि हमें एग्जाम में कुछ न कुछ करना है, अच्छा नंबर से पास होना है, तो आपके साथ अच्छा होगा। डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।